महिलाओं को हम लोग भारतीय समाज में विदाउट कास्ट, विदाउट रिलीजन, विदाउट अपना सब कास्ट, ये सारे आइडेंटिटी को लेके हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग किस महिला के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाएं सारे इक्वल नहीं है हमारे समाज में। एक दलित महिला, जैसे कि मैं एक दलित महिला हूँ, तो मुझे 3 तरह के इंटरसेक्शन, 3 तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। पहले एक दलित की वजह से, दूसरा एक औरत के, एक विमेन की वजह से, और तीसरा जो है दलित विमेन की वजह से। तो इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, तो उस लेयर में जाकर देखना पड़ेगा कि उन लोग के क्या स्ट्रगल रहे हैं, क्या संघर्ष रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में मैंने ये देखा है कि हमारी एक तो कल्चर ऑफ साइलेंस हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा कल्चर ऑफ साइलेंस से प्रताड़ित होते हैं। बहुत जल्दी वो बोल नहीं पाते हैं। वो ऐसा लगता है कि सारा समाज का गिल्ट वही लोग लेके घूम रहे हो। तो ये वाला बैरियर को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। बाकी जो है कि अमेरिका में भी विमेन ऑफ कलर, हिस्पैनिक हो, एशियन हो या ब्लैक विमेन हो, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है कोई भी पैरामीटर्स में, जब आप कंपेयर करते हो वाइट विमेन के कंपैरिजन में। सेम हमारे यहाँ सवर्णा, हम पिछले साल एक रिपोर्ट आया था कि एक दलित विमेन जो है अपर कास्ट विमेन से 12 साल के एवरेज कम साल जीतती है। वो इसीलिए कि बहुत ज्यादा हम लोग पॉवर्टी में है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, पॉवर्टी इतना क्रॉनिक है, हेल्थ इश्यूज इतने सारे हैं। ये सारे जो है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हम लोग पीछे हैं। तो महिला यहाँ पे सिर्फ एक महिला नहीं है, तो महिला के बहुत सारे आइडेंटिटी है जिसको मैं बताना चाह रही थी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इसी प्रश्न के साथ मैं प्रोफेसर सीमा माथुर मैम के पास आता हूँ कि हमारी महिलाएं आज मताधिकार अमेरिका की तुलना में बहुत पहले मिला, इसके बावजूद सामाजिक, राजनीतिक या सांगठनिक स्तर पर हमारी महिलाएं बहुत पीछे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? जी प्रोफेसर सीमा माथुर मैम। जी माइक पहले अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 विक्रांत जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई ये प्रोग्राम आयोजित करने के लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि जो हमारी मूल निवासी महिलाएं हैं वो सामाजिक, राजनीतिक और सांगठनिक स्तर पर किस तरह के चैलेंजेस से वो जूझ रही हैं, किस तरह की परेशानियां हैं। तो जो आपका सवाल है कि अमेरिका और भारत की महिलाओं को अगर हम कंपेयर करें तो उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न है हमारे सामने वो जो सामाजिक जो संगठन है उसको लेकर के है कि जो पितृसत्तात्मक समाज को अगर हम देखें तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसमें women have no right to take the decision. All the decisions are taken by the male members in the family, in the economic field, in the political field, in every aspect of the life. Only the male are taking decisions. लेकिन दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ पैट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लगता है कि ऑल आर विक्टिम ऑफ दिस सिचुएशन, दिस पैट्रियार्कल सिस्टम। लेकिन अगर भारत की महिलाओं को हम देखते हैं तो वो, जैसा कि वैलेंटीना भी बता रही थी, कि वो कास्ट से भी जूझती हैं, जो हमें बाहर दिखाई नहीं देता है। हाँ, हमें कलर के आधार पर रंग भेद जो हमें दिखाई देता है अमेरिका में, जिसका बहुत ताजा ताजा सा जो उदाहरण हमें अभी देखने को मिला जॉर्ज फ्लाइड के रूप में, जिनका जो डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर उनकी हत्या कर दी गई, दैट वाज द इंस्टीट्यूशनल मर्डर। तो इस तरह के हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समय समय पर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिमोट एरियाज है, इवन इन अर्बन एरियाज, जो इस तरह के केसेस होते हैं महिलाओं के साथ, या फिर हम ये कहें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं बहुत सारे केसेस, तो अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं। और अगर रजिस्टर्ड हो भी जाते हैं तो वो जी जी, लगता है थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम हुआ है। जी जी, इसमें मैं आवाज जा रही है? मैं पुनः आऊंगा आपके पास। मैं साथियों इसी प्रश्न को लेकर डॉक्टर रीना मैम के पास आता हूं कि इसके पीछे का क्या कारण है वो बताएं। जी रीना मैम, माइक पहले अनम्यूट कर लीजिए।
सबसे पहले तो मैं MBN न्यूज नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए। और जहाँ तक अमेरिकन फीमेल्स और इंडियन फीमेल्स की बात है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी, मतलब हमारे संविधान में बहुत सारे राइट्स मिलने के बावजूद भी हम लोग काफी पीछे हैं। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं हमारे यहाँ, जैसे शुरू से ही लड़कियों के जन्म से ही भेदभाव किया जाता है, बचपन से ही ये भेदभाव मतलब मेल फीमेल को लेके शुरू हो जाती है। दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ के खान पान में भी, खान पान कुछ इस तरह के जो कि हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग समाज है, तो वहां पे ये होता है कि मेल लोगों पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं शुरू से ही बच्चों में, और फीमेल चाइल्ड जो भी होती हैं तो उन लोगों पे ध्यान कम दिया जाता है। और इसकी वजह से हेल्थ वाइज भी हमारी महिलाएं वीक होती हैं, बहुत मेंटली बहुत मैच्योर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बहुत सा मतलब मोस्टली हम तो हमारा ऐसा कहना है कि 50% महिलाएं हमारी एनीमिक होती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती हैं, और उस वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं, मतलब वो उस तरह से नहीं कर पाती हैं। अमेरिकन फीमेल्स हैं, उन लोगों को उनसे हमें बहुत पहले ये राइट मिला, वोट देने का राइट मिला, और भी बहुत सारी बातें मिली, लेकिन वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं है कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां भी 1964 वाला जो राइट्स मिले, वो उसके बावजूद भी वहां पर ऐसी बातें हैं कि मतलब जो अमेरिकन और ये लोग जो पुअर्स हैं, तो पुअर्स होने की वजह से उनका एजुकेशन लेवल अदर्स के जैसा, मतलब वाइट्स के जैसा नहीं हो पाता है। स्कूल्स वगैरह में भी उनमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन देखे जाते हैं एजुकेशन के ये पे। तो इस तरह से हम इंडियन महिलाएं बहुत चीजों में, बहुत मामलों में पिछड़ी हुई हैं। सबसे पहले इसमें हम एजुकेशन को ले लेते हैं। एजुकेशन वाइज भी हम लोग नॉलेज की वजह से, नॉलेज बहुत सारे लाइंस में हमें उस तरह का नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाती हैं हम महिलाएं। तो ये हमारा है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जी धन्यवाद मैम। मैं पुनः मैम सीमा माथुर के पास में आता हूँ। मैम अपनी बात रखें, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी विक्रांत जी, हाँ, तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो जाति धर्म और संप्रदाय के कारण जो लिंग भेद होता है, उसमें महिलाएं जो है, जैसे वैलेंटीना भी बता रही थी कि 3 तरीके से महिलाएं पीड़ित। जी जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैम का डिस्कनेक्ट हो पा जा रहा है बीच में। मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जी साथियों, मैं आपसे जी लगता है मैम का कनेक्ट हो गया। मैम आवाज सुन रहे हैं मेरी? नहीं। जी साथियों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप MBN न्यूज नेटवर्क को फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप एक साथ देख सकते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं पुनः आता हूँ वैलेंटीना मैम के पास। मेरा मैम आपसे प्रश्न है, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, कि भारतीय समाज में राजनीतिक रूप में महिलाओं को 33% आरक्षण के बहाने वोट लेने की कोशिश तो की गई, जबकि सामाजिक एवं सांगठनिक रूप में महिलाओं को पर्दे के अंदर देखना आज भी चाहते हैं। ऐसे विरोधाभास क्यों? ऐसा क्यों और इसका समाधान क्या है? जी वैलेंटीना मैम। जी कोई सीरियसनेस नहीं है लोगों को। लोग सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम लोग, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि आपका पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सोशल फ्रीडम नहीं देते हो। तो हमारे यहाँ अभी तक सोशल डेमोक्रेसी आया नहीं है। तो ये भी सिर्फ रिजर्वेशन देना, और रिजर्वेशन कहाँ, सबसे नीचे स्तर पे पंचायती राज में आपने जो है 20 स्टेट है जो कि 50% से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने रिजर्वेशन दिया है। बट जब आप MP MLA और उस तरह के हायर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग लॉ मेकिंग बॉडीज होते हैं, वहां पे आपने
अभी तक जो है कि बिल लटका हुआ है लोकसभा में पिछले 20-25 सालों से। तो यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है, दूसरा जो है कि आप रिजर्वेशन भी दे रहे हो जो 73rd 74 अमेंडमेंट के तहत जितना भी दे रहे हैं आप, उसमें भी अल्टीमेटली जो कंट्रोल होता है वो उनके या तो पति का होता है, या तो भाई का होता है, या तो उनके पिताजी का होता है। तो विमेन का सशक्तिकरण सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ है। बहुत ही कम होता है कि औरतें जो कि चुन के आती है इवन पंचायती राज में, वो अपने लेवल पे जो है एम्पावर्ड हुए या अपना डिसीजन लेते हैं। तो उनको सिर्फ मुखौटे के तौर पे रखा जाता है। और हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद में जो है उनके पति जाके सम्मान सभा में सम्मानित होके जाते हैं। इवन जो है सम्मान सभा में भी महिलाएं नहीं जाते हैं। तो अभी तक जैसे मैम कह रही थी कि जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी इतना इतना हावी हो चुका है कि इवन बहुत ही ट्रेजेडी की बात है। बहुत ही हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम जो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते में एक ऐसा समाज का नींव रखना चाहते हैं जहाँ पे पुरुष और महिला दोनों एक फ्रंट पे बहुत ही इक्वली चले, तो वहां पे भी हम लोग बहुत ज्यादा जो है कि पितृसत्ता वाले विचारधारों को सकम हो रहे हैं। हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरह का समाज बना रहे हैं। आप लाल धागे हाथ में सर पे टीका लगा के, लाल टीका और हाथ पे लाल धागा लगा के बाबा साहब अम्बेडकर का प्रवचन नहीं सुना सकते हैं। अगर हम लोग नकार रहे हैं तो पूरा जो है पितृस्वाम्य व्यवस्था जो कि बहुत ज्यादा सारे रिलीजन में है, बट बहुत ज्यादा जो है कि हिंदुइज्म में है, तो हिंदू धर्म में है, तो हम लोग को नकारना पड़ेगा। जब तक हम लोग उसको नकारेंगे ना, तब तक एक अच्छा समाज हम लोग नहीं निर्माण कर सकते। तो इसी वाली व्यवस्था, इसी तरह का पितृसत्ता जो व्यवस्था के कारण ही रिजर्वेशन भी ठीक से लागू नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो महिलाओं के हाथ में सच का सशक्तिकरण नहीं है, एम्पावर नहीं है विमेन। वो सिर्फ उनके जो घर के जो है कि मर्द है, भाई बंधु जितने लोग हैं, उन्हीं के हाथ में ताकत है। तो जब तक ताकत नहीं आता है तब तक ये किसी तरह का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। तो किसी को सीरियसनेस नहीं है कि महिलाएं बोले, महिलाएं क्वेश्चन करें, महिलाएं जो है इतने सदियों से चलती आई जितनी प्रताड़नाएं हैं, जितनी जेंडर इनसेंसिटिव आपके ट्रेडिशन है, उसको नकारे, तो कोई ये पसंद नहीं करता है। तो हमको अगर इन सबको सीरियसली लेना है तो एक ऐसा समाज का निर्माण करना पड़ेगा जहाँ पे पुरुष और महिला एक समान जो है कि उसी तरह की जिम्मेदारी लेंगे और उसी तरह का जो है कि समाज बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं इसी प्रश्न के साथ मैं पुनः सीमा माथुर मैम के पास आता हूँ। मैम, आज हमारे समाज में महिलाओं को 33% राजनीतिक आरक्षण तो मिला और इसके बहाने उनका वोट लेने की कोशिश की गई, परंतु हमारी महिलाएं आज भी सामाजिक और सांगठनिक रूप से पर्दे के अंदर ही हैं। अर्थात हमारे समाज के पुरुष प्रधान राज्य में आज भी उसे पर्दे के पीछे देखा जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है और इसका समाधान क्या है? जी सीमा मैम। जी देखिए विक्रांत जी, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर महिलाओं को समझ में आ गया है कि जो ये पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने अधीन रखना चाहती है। जैसे कि श्रीमंत बुआ ने भी जो बुक लिखी थी द सेकंड सेक्स की, मतलब सिर्फ भारत में नहीं, हर एक समाज में महिलाएं जो है वो सेकेंडरी ट्रीट की जाती है। तो ऐसे ही भारत में वो स्थिति है। तो सिर्फ 33% आरक्षण नहीं, क्योंकि अगर हम लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम देखें तो कहीं कहीं स्टेट में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है या हरियाणा, तो उसमें 50% रिजर्वेशन भी महिलाओं को मिला है, जिसकी वजह से वो कम से कम एज ए रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, दे आर कमिंग इन द पॉलिटिक्स। लेकिन रियलिटी में जब हम जाते हैं तो कुछ एक महिलाओं को छोड़ करके वो इतनी एम्पावर अभी नहीं हो पाई है। तो ये महिलाओं की इसमें गलती नहीं है कि वो काम ठीक से नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि ये इनको तो काम करना नहीं आता। सो दे आर इन द लर्निंग फेज, क्योंकि उन्होंने अभी अभी शुरुआत की है 92
के बाद से, तो वो लर्निंग फेज में है, तो उनको धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो टोटली वी कैन नॉट निग्लेक्ट देम, दे आर इन लर्निंग फेज, तो वो सीख रहे हैं और वो आगे बढ़ेंगी। तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो सांगठनिक तौर पर महिलाओं की भागीदारी जो है हमें संगठनों में करनी होगी, उनको डिसीजन पावर देनी पड़ेगी कि आप आइए, और सिर्फ आइए नहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो देना ही है, रिप्रेजेंटेशन तो उनको देना ही है, इसके अलावा उनको जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी शामिल करना है कि हाँ जी आपकी क्या राय है और आप इसको कैसे बना सकते हैं, आगे इस संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो उनको लीडरशिप देनी पड़ेगी, उनको नेतृत्व देना पड़ेगा, नॉट only in political area but in every aspect, in administration, in economic sector also। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी मूल्यवासी महिलाएं हैं, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स को ले लीजिए, या फिर जो रिलीजियस जो सेक्सुअल वर्कर, जो सो कॉल्ड देवदासी या फिर जोगिनी, अगर हम देखें तो अलग अलग जो रिलीजियस प्रोस्टिट्यूट्स, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है जबरदस्ती, विलिंगली दे आर नॉट कमिंग। तो उनके लिए गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोग्राम जो है वो चलाने होंगे, वेलफेयर प्रोग्राम, जो जिससे कि वो उस काम को छोड़ करके वो आगे उनके लिए वो सुविधा हो कि हाँ आप इस काम को कर सकती हैं। क्योंकि अभी देख लीजिए आपके जो लोगों की मानसिकता है कि अच्छा ये मैनुअल स्कैवेंजर है, अच्छा ये सीवेज वर्कर है, तो लोग उनके साथ जो है वो फिजिकली टच नहीं होते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे अभी कोविड-19 का जो समय था, तो उसमें फिजिकल डिस्टेंस की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड रखा गया था, तो उसमें हम लोगों ने, खास करके जो SC/ST समुदाय से जो लोग आते, मूल्यवासी लोग हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम इतना सालों से, 3000 सालों से ज्यादा से हम इसको भोग रहे हैं, और आप जो है थोड़े से ही समय में जो है परेशान हो गए हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द राइट वर्ड, नॉट द सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये हमें जी समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेना पड़ेगा, और खास करके जो हमारा जो आंदोलन है उसको मजबूती देने के लिए महिलाओं को उनको भागीदारी देनी पड़ेगी, और डिसीजन मेकिंग में उनको हिस्सा देना पड़ेगा। क्योंकि महिला जो है जब लड़ाई लड़ती है तो वो सिर्फ एक स्तर पर लड़ाई नहीं लड़ती है, वो अपने स्तर पर महिला के जैसा लड़ाई लड़ती है, जल जंगल जमीन के लिए, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ती है आंदोलन के लिए, जो विभिन्न मुद्दे चल रहे होते हैं उसको साथ लेकर चलती है। तो महिला तो डबली जो है वो संगठन का हिस्सा होती है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बताया बखूबी। मैं इसी प्रश्न के साथ मैं डॉक्टर रीना कुमारी जी के पास आता हूँ कि वो बताएं कि क्या कारण है और फिर इसका समाधान क्या है। जी रीना मैम। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीतिक तौर पे तो हमें कहा जाता है कि 33% आरक्षण मिल गया, लेकिन हमारी भागीदारी उतनी नहीं हो पा रही है इसमें। जहां तक हमारी भागीदारी होती है उसमें सबसे बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम आता है वो होता है डिसीजन मेकिंग के लिए हमें छूट नहीं मिलती है। हम किसी भी ये में खुद से जो डिसीजन लेना हमें चाहिए वो डिसीजन हम ले नहीं पाते हैं, हमें वो उसकी खुली छूट हमें मिली ही नहीं है। क्योंकि पैट्रियाटिक समाज में हम लोग अभी तक आ रहे हैं। बाबा साहब ने एक ये कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाता हूं कि उस समाज की नारी ने कितनी उन्नति की है। हमें ये संविधान में मिल तो गया, हमें ये राइट्स मिल तो गए, लेकिन हम लोग उसको जमीन पर उतार नहीं पा रहे हैं। हमें अपने परिवार से वो छूट नहीं मिल पा रही है, हमें उस समाज में हमें वो उस नजरिए से हमें नहीं देखा जाता है। बहुत सारी महिलाएं यदि बाहर निकलकर कुछ काम करती हैं या कुछ उस तरह का प्रोग्राम्स अटेंड करती हैं, कुछ सम्मेलन वगैरह यदि अटेंड करती हैं, तो आज भी बहुत सारे लोग, मतलब घर के लोग, हमारे समाज के लोग उन्हें गलत निगाहों से देखते हैं, गलत नजरों से उन्हें देखते हैं। तो इस तरीके से उनका जो होता है वो कदम आगे बढ़ने के बजाय वहां थम सा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम महिलाओं को मिलनी चाहिए और वो हमें नहीं मिल पाती है। इसमें हमारे घर वालों का भी दोष होता है, इसमें हमारे समाज का भी दोष होता है, और बहुत हद तक हम कहेंगे कि हमारे सरकार का भी इसमें कहीं कुछ ना कुछ दोष होता ही है, जिसमें कि हमें पूरी तरह से वो आजादी नहीं मिल पाती है जो हमें मिलनी चाहिए। और मैं कहूंगी जहां तक ये बात सही है कि हमें एक तरह से मुखौटा के रूप में यूज किया जाता है राजनीतिक जो भी ये होती है उसमें हमें आगे तो बढ़ा दिया जाता है,
हर चीज के लिए हमें सामने कर दिया जाता है, लेकिन पीछे से हमारा पैर भी खींचा जाता है और हमें हर चीज पे वो दबाव भी डाल के हमसे वो सब बहुत सारी चीजों को हमें करवाया जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें डिसीजन मेकिंग का जो हमें है वो हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, वो राइट्स हमें बिल्कुल हर जगह से मिलनी चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ पाएंगे और हम खुले रूप से हर काम को अंजाम दे पाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बताया कि महिलाओं को आज़ादी न मिले, इसकी वजह से ऐसा उन्हें पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। मैं इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः वैलेंटीना मैम के पास आऊंगा। मैम, अमेरिका में 1960 के दशक में महिला एवं अश्वेत लोग एक साथ मिलकर सिविल राइट मूवमेंट का नेतृत्व करते हैं, जिसका परिणाम 2020 में जो ब्लैक मैटर्स आंदोलन हुआ उसमें दिखा। ये 1960 और 2020 के जो आंदोलन हुए अमेरिका में, इससे सबक लेते हुए हम मूल निवासी कैसे नेतृत्व तैयार करें? जी वैलेंटीना मैम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक वर्ग है जो कि पढ़ा लिखा मूल निवासी वर्ग है, उसमें से बहुत सारे लोगों ने हम लोग को डिसअपॉइंट किया है। जितना आप रिजर्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को सशक्तिकरण अपना करते हैं, आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो हम लोगों के पास प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग एक सोशल कैपिटल नहीं बना पा रहे हैं। तो अपने लोगों का सोशल कैपिटल बनाना बहुत जरूरी है और मेंटरशिप देना। अगर हमारा एक रोहित वेमुला सुसाइड कर रहा है, 2008 से 2016 के बीच में हमारे 23 स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने सुसाइड किया है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है, जिसमें आप देख पाते हैं कि पायल ताड़वे की जो प्रताड़ना था वो किस तरह का था। तो कहीं ना कहीं हम लोग मेंटरशिप देना बहुत जरूरी है। हमारा जो वर्क बाम से जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, कांचीराम जी का पूरा विजन ही यही था कि हमारा एक वर्ग नेतृत्व करे, हमारा एक वर्ग जो है मेंटरशिप करे, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजों के बारे में उनको बताना बहुत जरूरी है। एक जो जनरेशन उभर के आया है जो कि लीडरशिप रोल में है, जो कि अच्छे पोजीशन में है, उनको एक मेंटरशिप देना पड़ेगा। तो हमारे तरफ से ये कमी है जिसको हम सबको जो है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है और हम लोग को मेंटरशिप देना चाहिए। हम लोग को हर एक सोशल मीडिया का जो है यूज करना चाहिए, सबको नेटवर्क करना चाहिए, हमारे ग्रुप्स होना चाहिए, इंक्लूडिंग एक सुसाइड प्रिवेंशन, हमारे 24/7 वाला हेल्पलाइन भी चलना चाहिए, जहाँ पे हमारे बच्चे अगर परेशान है तो सिर्फ हमसे कॉल करके बात करें। हमारा आप नहीं जानते कि बहुत सारे जो सुसाइड के बारे में सोचते हैं, उनसे कोई 5 मिनट बात कर ले तो वो सुसाइड टल सकता है, या सुसाइड की वो जो है कि थॉट ही वो भूल सकते हैं। तो हम लोग को ये सारे चीज करना पड़ेगा। अक्रॉस इंडिया हम लोग को नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो है जब तक आप चीजों को चैलेंज नहीं करोगे, जब तक ये कल्चर ऑफ साइलेंस में रहेगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, हर एक अभी रिसेंटली आपका सूर्य ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण में जो है इंक्लूडिंग बहुत सारे दलित लोग ये कह रहे थे कि ये जो है कि बहुत हमारे हेल्थ पे असर करेगा, हमारे जीवन पे असर करेगा और घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो अगर आप गूगल कर ले तो कास्ट का देखो तो जितने ग्रह है उन सब का कास्ट है। सूर्य जो है आपका क्षत्रिय है और राहु और केतु आपके आउटकास्ट है, मतलब दलित है। मतलब आप अपने दलित का ही डिस्क्रिमिनेशन करो। मतलब जो चीज आपको दिखा रहा है कि आप जो इंसान के लायक नहीं हो, आप उसी के पीछे दौड़ रहे हो। तो जब तक हम लोग इन सब चीजों को नकारेंगे नहीं, जब तक इस विचारधारा से जो गुलाम वाले प्रवृत्ति हमने सदियों से हमारे पूर्वजों ने झेला है, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक उस चीज को हम लोग ओवरकम नहीं करेंगे क्वेश्चन करके और सारे संगठित होके, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो ब्लैक्स में यही हुआ है कि उन्होंने बोला कि इनफ इज इनफ, अब हम लोग ये जुल्म नहीं सहेंगे, और उनके साथ जो है बहुत सारे लोग सड़कों पे भी आए हैं।
तो हम लोग को भी बहुत जरूरत है कि हम लोग अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाएं और जो बाकी का समाज है उनको भी एहसास दिलाए कि कितना एक ह्यूमन राइट कितना वैल्यूबल है, भले वो किसी का भी राइट हो। तो ये जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस को देना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हम लोग को सबको समझाना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। भारत में तो अगर हमें इस आंदोलन को करना हो तो जो SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी की हम बात करते हैं, जिसे फुले साहब ने मूल निवासी कहा, तो इन मूल निवासियों को एक होकर ही आंदोलन का नेतृत्व तैयार कर सकते हैं। मैं इसी प्रश्न के साथ सीमा माथुर मैम के पास आता हूँ कि वो बताएं कि इसका क्या मतलब कैसे तैयार कर सकते हैं नेतृत्व। जी सीमा मैम। जी, हमें अगर आंदोलन किसी भी हिंसा के खिलाफ, किसी भी अत्याचार के खिलाफ या फिर अपने आंदोलन को अगर हमें मजबूत करना है, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो मूल निवासी SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का मुद्दा हो या माइनॉरिटी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसके लिए हमें सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत होना पड़ेगा। और इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमें अपने इतिहास को पहचानना पड़ेगा। हमारे जो महापुरुष हैं उनको हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा इतिहास में से, क्योंकि इतिहास में अब जो है हम अपने महापुरुषों को पहचान रहे हैं, महिलाओं को और पुरुषों को, तो वो निकल के आ रहे हैं। नहीं तो हमें जो है अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा जो है वो कोई देखने को नहीं मिलता है, या थोड़ा सा और हम चले जाते हैं तो फुले दंपति का जिक्र जो है वो हमें आराम से मिल जाता है, लेकिन बाकी लोगों का जो है वो जिक्र नहीं मिलता है। तो अगर हम अपने जो महापुरुषों को याद रखें, उनसे रिलेटेड हम जो है वो लिटरेचर को ढूंढे, क्योंकि जो हमारा जो साहित्य है, जो या बहुजन साहित्य कह लीजिए या दलित साहित्य कह लीजिए, तो उसमें जो हमारी पीड़ाएं हैं, जो यातना है, वो सिर्फ अनुभव नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का, एक विरोध का रूप धारण कर रही है, जो समाज के सामने उस पीड़ा को बयां कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हाँ, हम जो है इसका विरोध करते हैं और हम इस व्यवस्था से आगे आना चाहते हैं, क्योंकि हमको वो मनुवादी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमको एक बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहिए, जिसमें हम एक सम्मान पूर्वक जीवन ह्यूमन राइट्स के साथ, डिग्निटी के साथ जी सके। इसके लिए जरूरी है कि हम एज इंडिविजुअल और समाज में और सरकार जो है वो हमारे लिए उस तरह की सुविधाएं जो दे, चाहे वो प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो, चाहे वो भागीदारी का मुद्दा हो, और चाहे वो डिसीजन मेकिंग का मुद्दा हो। तो हमें अपने पर्सनल तौर पर हमें उस साहित्य को प्रिजर्व करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसको पॉपुलराइज करने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखिए कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है सोसाइटी में, वैसे वैसे लोगों पर अत्याचार तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये कास्ट बायस्ड जो सोसाइटी में है, जो ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व है या जो ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, वो उनको ये आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग आगे कैसे आ रहे हैं, ये लोग अपने मुद्दों पर लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये है कि अगर ये महिलाओं का मुद्दा है तो महिलाएं लड़ेंगी, अगर ये शेड्यूल कास्ट का मुद्दा है तो वो शेड्यूल कास्ट लड़ेंगे, ये ट्राइब्स का है तो ट्राइब्स लगेंगे। इवन हम जो है एज कलेक्टिव नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो है इन सबको साथ में लेकर के कैसे आगे बढ़ें। और दूसरी जो चुनौती हमारे सामने है कि हम अपने इस बहुजन आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमें ये सवाल उठाना पड़ेगा कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं, हमारे लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं है। तो अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारी सत्ता में भागीदारी भी चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। इसके अलावा जो है हमें इस सामाजिक जो संरचना है, जिसमें नॉट ओनली विमेन, the scheduled caste and scheduled tribes also the marginal section treated as the secondary, मतलब कि पैरों से पैदा हुआ है। मतलब पूरी दुनिया में देखिए, सिर्फ भारत में ही है ऐसा कि जो ब्राह्मण जो है वो मुख से, और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य पेट से, और शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ है। मतलब ये साइंटिफिक बातें हैं कि सोच करके भी हंसी आती है कि ऐसा कैसे है, और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर ही है। जो ये 84 करोड़ जो देवी देवता हैं वो यहीं पर हैं और कहीं पर भी नहीं है। तो हमें उस धार्मिक ग्रंथों में जो हमें फंसा के रखा गया है, उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे मैडम कह भी रही थी कि ये जो धागे और ये जो टीका और ये सब जो है, हमें साइंटिफिकली सोचना होगा और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और हमें इस पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था को जो है वो
ढीला करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और जो आप जैसे जो पुरुष हैं और जो फेमिनिस्ट हैं जो पुरुष, वो हमारी जो है वो बहुत हमारे साथ में आके खड़े हो सकते हैं। और इस जाति आधारित व्यवस्था को हमें जो है वो बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी से ये अचानक से सवाल पूछ लिया जाए कि अब आज के समय में 21वीं सदी में जाति व्यवस्था नहीं है, तो वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल भी नहीं है, कहीं देखने को मिलती नहीं है। लेकिन आप जो है बिल्कुल ताजा ताजा एग्जाम्पल्स जो है वो आप देख लीजिएगा कि कहीं पर 8 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसने अपर कास्ट के गलती से बर्तन छू गया तो उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो जाती है ना। और वो जो है रेप करके और उनको बिल्कुल पेड़ से, जो यूपी की जो घटना है वो है। इसके अलावा इतनी सारी घटनाएं हैं कि अगर हम गिनाने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, तो वो बाहर ही नहीं आ पाती हैं। तो इन सब से जो है वो हमें सरकार को सवाल पूछना पड़ेगा कि आप जो है इन घटनाओं पर क्यों नहीं तुरंत एक्शन लेते हैं। और अभी तो और भयावह घटना जो तूतीकोरिन में जो हुई वो आपने सुना होगा। तो वो जो है मतलब मानव अधिकार जो है वो नॉट ओनली फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी और जेंडर, कि जो मनुष्य की जो मानसिकता है वो किस तरह की हो गई है कि आप किसी को भी मारने के लिए और इतने भयावह तरीके से मतलब क्रिमिनलाइज माइंड जो हो गया है, वो उसको भी बदलने की जरूरत है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। और इसमें ज्यादातर जो शिकार होते हैं वो हमारे स्टूडेंट होते हैं, हमारा समाज के लोग होते हैं, हमारी महिलाएं होती हैं। जैसे कि मैडम बता भी रही थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कास्ट बेस्ड जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, अच्छा दिखने का, उनके जैसा कल्चर का, उनके जैसा पहनने ओढ़ने का, उनके जैसा फास्टली इंग्लिश बोलने का, तो वो जो एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट पर, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत गैप है सारी व्यवस्थाओं में, जो उनके जैसा हमें क्यों दिखना है, हम जैसे हैं वैसे दिखना है। तो ये समाज को, सरकार को, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी all are equal like others. We also are human being and we have the same rights, human rights. According to the constitution made by Dr. Bhimrao Ambedkar, we have the right to live with dignity without any discrimination based on caste, class and gender. तो ये जो टैबूज है जो सोसाइटल, वो तोड़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हमें सरकार से ये डिमांड रखनी पड़ेगी कि हाँ, आप हमें सत्ता में भागीदारी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप देख लीजिए कि इतने 20-30 सालों से लगभग जो है वो 33% रिजर्वेशन जो है अभी तक भी पेंडिंग पड़ा है महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में। तो ये साफ जाहिर करता है कि जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे वो पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, वो महिलाओं को अधिकार देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो इसके लिए ये टैबूज जो है वो हम एज महिलाएं और जो पुरुष साथी हैं हमारे, वो तोड़ने में मदद कर सकते हैं और हमें आगे आने का जो है साथ में रह सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को रखा। मैं इसी प्रश्न के साथ डॉक्टर रीना जी के पास आना चाहूंगा कि उनका इस पे क्या राय है। जी डॉक्टर रीना मैम, पहले माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर एक बार प्रश्न फिर से रिपीट किया जाए। जी, अमेरिका में 1960 के दशक में महिलाएं और अश्वेत लोग एक साथ मिलकर सिविल राइट मूवमेंट जो चलाए, जो नेतृत्व किए, उसी का परिणाम है कि 2020 में जो ब्लैक मैटर्स आंदोलन हुआ, उसका वो परिणाम दिखा। तो क्या 1960 और 2020 के उस आंदोलन को सबक लेते हुए हम मूल निवासी समाज नेतृत्व करने के लिए कितना तैयार हैं? हम मूल निवासी समाज की महिलाएं इस अभी के लिए जो नेतृत्व की जहां तक बात है, तो हम जैसा कि मैम ने बताया कि हमें बहुत सारे पावर्स तो मिलने ही चाहिए, लेकिन हमें संगठित भी होना चाहिए। संगठित होने के कारण हम जब हमें एक हमारे अंदर एक पावर की अनुभूति होती है, एक हमारा एक आवाज हमारी बुलंद होती है। तो सांगठनिक तौर पे जब हम एक तरीके से पावर में आते हैं, जुड़ते हैं लोगों से, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से हम जब बातें करते हैं, तो हमारा जो पावर होता है वो थोड़ा मतलब वो बढ़ता है।
जिसकी वजह से हम सरकार पर भी दबाव डाल सकते हैं और हमारा जो हमें जो राइट्स है वो हम कर सकती हैं। लोग महिलाओं को कमजोर समझता है, ऐसा नहीं है, महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं। संगीत से लेकर सत्याग्रह तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक, हर क्षेत्र में, लघु उद्योग हुआ, खेती हुआ, या हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती हैं। और महिलाएं यदि उन्हें यदि अधिकार मिले, उन्हें वो प्रोत्साहन मिले, वो उन्हें सपोर्ट मिले, तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एजुकेशन को ये करना होगा। एजुकेशन पे हमें हमारे लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा कि हमारी महिलाएं जितनी एजुकेट होंगी, और एजुकेशन ही हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में वो सक्षम होगा। दूसरी बातें हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक मुद्दे हमारे यहाँ हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मकांड हैं, बहुत सारे हमारे आडंबर हैं, पाखंड हैं। इन सबों से हमें बाहर निकलना होगा। यदि हम इन सब से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने नेतृत्व को नहीं पहचानेंगे, हम अपने नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें लगता है कि हर तरीके से हमें एजुकेशन को बहुत आगे, मतलब बहुत उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जी जी, धन्यवाद मैम। मैम, जैसा कि बामसेफ आज भारत में जिस तरह से वो मूल निवासी बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहा है, तो बामसेफ जैसा संगठन जो फुले और अंबेडकर साहब के क्रांतिकारी जो आंदोलन था या जो समता मूलक सोच था उसको कर रहे हैं, ऐसे में हम संगठन में बौद्धिक क्षमता देकर संगठन को समर्थन करके हम इसे अगले चरण के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये बामसेफ संगठन जो हमारी महिलाओं को लेकर या मूल निवासी बहुजन समाज का जो नेतृत्व कर रही है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बराबर की बात करती है, तो ऐसे में मैम आप मूल निवासी बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम वैलेंटिना मैम? इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि सभी को एक समान का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। हम लोगों ने मूवमेंट में भी देखा है कि जितने दलित समाज के लोग हैं, हम लोग आदिवासियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग ओबीसी का भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो एकता की जरूरत बहुत ज्यादा है। अभी तक माइनॉरिटी हमसे ठीक से जुड़ नहीं पाया है। उन लोग को लेकर अभी जिस तरह का हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, सामाजिक सिचुएशन देख रहे हैं, जहाँ पे दलितों पे और माइनॉरिटी पे बहुत ज्यादा प्रताड़न हो रहा है स्टेट के द्वारा, इंक्लूडिंग हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट को एंटी सीए प्रोटेस्ट में तिहाड़ जेल तक में बंद किया गया है। और कोई भी बुलंद आवाज है हमारे लोगों को जो है कि तो उनको साइलेंस किया जा रहा है। तो अभी बहुत टफ टाइम है हम सब के लिए, तो हम सबको एकत्रित होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है विमेन लीडरशिप अभी भी बामसेफ में जो है कि बहुत लैकिंग है। हम लोग को एम्पावर करना चाहिए कि हमारी महिलाएं भी लीडरशिप रोल ले, और हम लोग को अपनी कमियां भी देखना चाहिए कि जब हम लोग एक समाज बनाना चाह रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था कि ऐसा समाज बनाओ जहाँ पे पुरुष और महिला एक लेवल पे खड़े रहें, तो अगर ऐसा समाज बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग को हर एक उसमें महिलाओं को रोकना नहीं चाहिए। महिलाओं को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज, उतनी ही डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है वहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बामसेफ को भी देखना चाहिए कि वो लोग कितनी महिलाएं को लीडरशिप रोल दिए हैं और कितना सशक्तिकरण वो लोग महिलाओं का कर रहे हैं। और महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि इन सब चीजों से बाहर निकले और एक ऐसा दुनिया बनाने में, एक ऐसा समाज बनाने में उनकी भी जो है कि भागीदारी बहुत जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं हमारे अभी भी पूजा पाठ और बहुत सारी, मैम जैसे कह रही थी कि समाज के दूसरे जो है कर्म कांड, इन सब में जो है कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो हम लोगों ने अपने महिलाओं को उतना बहुत बार हम लोग इतना टाइम ही नहीं देते हैं कि वो लोग सोच भी सके अपना इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा स्पेस होना बहुत जरूरी है। और बामसेफ
जितना अच्छा विजन के साथ बना था कि फुले अंबेडकर और कबीर, इन सब के फिलॉसफी के आधार पर एक ऐसा समाज बनाएंगे जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री वाला समाज हो, जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें डिग्निटी ऑफ लेबर हो, जिसमें जो है एक ऐसा लीडर्स आप क्रिएट करो जो कि हमारे बाकी के जो वंचित समाज के वर्ग है जो आ रहे हैं हमारे बच्चे, उनको मेंटरशिप दे। तो उसको बनाने जी के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग महिलाओं को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी दे लीडर्स बनने के लिए, और सबको कोऑर्डिनेट करे, ओबीसी को करे, ट्राइबल आदिवासी को करे, माइनॉरिटी को करे। अभी भी माइनॉरिटी के महिलाएं और माइनॉरिटी के मेन हमसे ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं, तो हम लोग को जोड़ना बहुत जी बिल्कुल। जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का समाज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग और 100 साल पीछे गए हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो अभी जी मैम अभी जी बहुत जरूरी है कि और हम लोग संघर्ष करें और संगठित हो जाए। जी मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब आता हूँ डॉक्टर रीना कुमारी जी के पास कि मैम आप मूल निवासी समाज के जो भी महिलाएं हैं जो संगठन में भी काम कर रहे हैं या फिर घरों में काम कर रहे हैं, तो जो हमारे आज महिलाएं कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी महिलाएं हैं, तो इन सारे महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है कि ये महिलाएं बामसेफ जैसे संगठन के साथ मिलकर ये जो आंदोलन है फुले साहब का कि सबों का बराबर का अधिकार मिले, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो इसके लिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी रीना मैम। जी, सबसे पहले तो इस चीज को हमारे ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया। उन्होंने हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। जैसे सावित्रीबाई फूले थी, उनको उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया और हम महिलाएं आज उनकी बदौलत यहाँ तक पहुंच पाए। और जहां तक बामसेफ को लेके हमारी मूल निवासी महिलाओं को मेरा संदेश है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि हमें एक पहचान के साथ, जो हमारा मूल निवासी पहचान है, हम उस मूल निवासी पहचान, हम ना ओबीसी हैं, ना हम एसटी हैं, ना हम एससी हैं, ना हम ये हैं, हमारा सिर्फ एक पहचान होगा और वो हमारा मूल निवासी पहचान होगा। मूल निवासी पहचान की बदौलत हम यूनाइट होंगे और हमारी जो परसेंटेज होगी वो 85% लोगों को दिखेगी, और जिस वजह से हम अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। मतलब बामसेफ मूल निवासी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे यदि बढ़ते हैं तो हम जो हमारा मंजिल है वो उस मंजिल को हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो मेरा यही संदेश है कि हम महिलाएं जो हैं वो मूल निवासी पहचान के साथ आगे बढ़ें, और जो हमारा आडंबर और ये सब चीज है, हमारी जो पुरानी कुरीतियां हैं, उन सब चीजों से हम दूर रहें। अपने आप को हम आगे की तरफ वैज्ञानिक सोच को लेकर हम आगे बढ़ें, जो हमारे बाबा साहब का ये सजेशन था कि हम वैज्ञानिक सोच को लेकर आगे बढ़ें, कर्मकांडों को पीछे छोड़ दें, और हमारा जो एक पहचान है वो मूल निवासी पहचान के साथ हम आगे बढ़ें, तो हम बहुत जल्दी अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब आता हूँ डॉक्टर सीमा माथुर जी के पास कि हमारे मूल निवासी समाज की महिलाओं का क्या? जी जी जो हमारा जो जहां तक बामसेफ के संगठन को मजबूत कैसे बना सकते हैं या उस जैसे और संगठन है उनको हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले तो जो ये सोच है कि कर्तव्य वाली जो सोच है कि सिर्फ आप कर्तव्य करते चले जाइए और अधिकार जो है वो मायने नहीं रखते, तो हमें सबसे पहले उस सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी संगठन में आप इक्वेलिटी चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ महिलाओं की नहीं सभी की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जो 85% जो बहुजन है उसको आपको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो विमेन हो, आपको उसमें भागीदारी उनको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है इन सब की खास करके महिलाओं की हर एक स्तर पर, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि पंचायत में महिलाएं आ गई और एसपी और एमपी बनके उनके घर के मेल मेंबर्स काम कर रहे हैं, वैसे नहीं। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आपको उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी देनी पड़ेगी, जैसे कि मैम कह रही थी। तो ये बहुत जरूरी है कि सोच बदलने के साथ हमको अपनी जो कार्यशैली है
वो भी बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा जो एज विमेन हम जो अलग अलग, जैसे आपका सवाल भी था कि अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं या फिर जो और आंदोलन से महिलाएं जुड़ी हैं वो किस तरह से अपनी भागीदारी निभा सकती हैं, तो हम बिल्कुल जो है वो तैयार हैं अपनी तरफ से। लेकिन संगठन को भी ऐसी महिलाओं की खोज करनी पड़ेगी अलग अलग जगहों से कि वो किस लेवल पर जो है वो संगठन को मजबूती दे सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी महिलाओं को, ऐसे शेड्यूल कास्ट व्यक्तियों को, शेड्यूल ट्राइब्स व्यक्तियों को, सारे बहुजन को, कहने का मतलब ये है कि हम सभी मूल निवासियों को, महिला और पुरुष दोनों को जो है वो भागीदारी देनी पड़ेगी। और महिलाओं पर ज्यादा फोकस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी अभी लीडरशिप जो है वो दिखती नहीं है। क्योंकि एक दो महिलाओं का नाम लेने से सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जो विमेन जो एम्पावरमेंट है वो हो गया है या फिर महिलाओं की जो भागीदारी है वो बराबर हो गई है। क्योंकि अंदर की जो हकीकत है वो हम और आप जान रहे हैं कि अभी भी एक दो महिलाओं के आने से जो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हाँ बराबरी आ गई है। तो इस फील्ड में हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और उसमें एज विमेन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सबने अपने बहुमूल्य समय हमारे एमबीए न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा माथुर मैम, प्रोफेसर डॉक्टर वैलेंटिना मैम और डॉक्टर रीना कुमारी जो हमसे प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार से हैं, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बेशकीमती समय निकाल के आज हमारे मूल निवासी समाज को मार्गदर्शन ज्ञान देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, सुना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। साथियों, कल का हमारा जो परिचर्चा कार्यक्रम होगा जो कल संध्या 7 बजे से होगी, जिसका विषय है बिहार में किसान, मजदूर और विद्यार्थियों की दुर्दशा का असली गुनाहगार बिहार सरकार। ये कार्यक्रम कल फेसबुक और यूट्यूब पे एक साथ एमबीए न्यूज नेटवर्क चैनल के माध्यम से संध्या 7 बजे से प्रसारित की जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमबीए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे अंत करता हूँ, स्थगित करता हूँ। और सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, धन्यवाद। जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।